हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आ चुका हूं क्लास 8 के इस सीरीज के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, वो भी चैप्टर धातु एवं अधातु। तो चलिए चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है आपका? एक ऐसी धातु का नाम बताइए जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। मतलब हम लोग जनरली क्या पढ़े हैं, धातुओं का भौतिक गुणधर्म में पढ़े हैं कि जितने भी धातु होते हैं वो कठोर होते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी धातु होते हैं जिसे आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ऑप्शन नंबर ये सोडियम, एल्युमिनियम, सोना, चांदी। तो एक ऐसी धातु का नाम इसमें से चुनना है जिसे आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं। होप कि आप इसका आंसर जानते होंगे। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का ये, सोडियम को आप आसानी से काट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रखा है कि इनमें से कौन सी सबसे हल्की धातु है। 4 धातुओं का नाम दिया गया है, कैल्शियम, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। अब आपको इसमें से चुनना है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो देखिए, सीरीज में सबसे पहले अगर तत्वों की सीरीज देखिएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इस तरह करके जो तत्वों का सीरीज आता है, तो उसमें से जो सबसे 1 नंबर का धातु होगा वही आपका हल्का हो जाएगा। तो हाइड्रोजन तो आपका धातु है नहीं, हीलियम भी आपका धातु है नहीं, लिथियम आपका धातु है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिथियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। तो इसमें दिया है इनमें से कौन धातु है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको धातु को छांटना है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी आर्गन। तो देखिए, इनमें से धातु कौन है। हाइड्रोजन तो धातु नहीं है, क्लोरीन भी धातु नहीं है, आर्गन भी धातु नहीं है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम। क्वेश्चन नंबर 4, वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं क्या कहलाते हैं। तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपका धातु होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में समझिए, एग्जाम्पल में मैं बोल रहा हूँ सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, 2,8,1। तो बाहरी कक्षा में इसका कितना इलेक्ट्रॉन आया, 1 इलेक्ट्रॉन आया। मतलब इसका क्या हुआ कि ये 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ये त्याग करेगा। अगर किसी का बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 आता है तो जनरली सामान्यतः वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं अपने स्टक की पूर्ति करने के लिए। तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वो क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा, और जो ग्रहण करते हैं वो अधातु हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो आपका क्या हो जाएगा, अभी अभी जस्ट मैंने बताया कि वो क्या हो जाएंगे, आपके अधातु। 5 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है इनमें से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। मतलब एक ऐसी धातु का नाम बताना है जो कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है, तेजी से रिएक्शन करती है किसी भी चीज़ के साथ। तो देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ये है, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो इसके लिए जो आपका, अगर आप अभिक्रियाशील श्रेणी में जाइएगा तो ऊपर में आता है पोटेशियम, आता है सोडियम, आता है उसके बाद कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम आता है, कुछ इस प्रकार से आता है। तो 1 नंबर पर आपका क्या आता है, पोटेशियम। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, पोटेशियम। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए पीरियोडिक टेबल में तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है सीजीएम, सीएस। बट इसको माना जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट माना जाता है, रेडियो सक्रिय धातु माना जाता है। इस कारण से इसको अभी कंसीडर हम लोग नहीं कर रहे हैं, और वैसे भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। अगर ऑप्शन में सीजीएम रहेगा तो आप सीजीएम में टिक लगाओगे, और अगर ऑप्शन में पोटेशियम रहेगा तो पोटेशियम में टिक लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है इनमें से कौन अधातु है। अब यहाँ इन 4 ऑप्शन में से आपको अधातु को छांटना है। तो ऑप्शन नंबर ये, सोडियम ये तो धातु है, ये नहीं होगा। पोटेशियम ये भी धातु, ये नहीं होगा। कैल्शियम भी धातु, ये भी नहीं होगा। आपको पूछ रखा है कि अधातु कौन है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, जो कि पहले नंबर पर आता है। अब यही क्वेश्चन को आपको ऐसे भी पूछ सकता था कि सबसे हल्की अधातु कौन है, तो आपका क्या हो जाता है, हाइड्रोजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। एक ऐसी धातु का नाम बताना है जो कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है, यानी कि उसमें करंट अच्छा से पास हो सकता है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिल्वर। सिल्वर को ही हम लोग कहते हैं चांदी। सिल्वर को क्या कहते हैं दोस्तों, चांदी कहते हैं। इसका याद रखिएगा, इसका संकेत होता है एजी। एग्जाम में कुछ भी दे सकता है, सिल्वर दे सकता है, चांदी दे सकता है, या तो एजी। एजी जो है आपका वो लैटिन वर्ड से लिया गया, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है, उस वर्ड का मतलब होता है अर्जेंटम। तो इस कारण से इसका लिया गया है संकेत में एजी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है सबसे अधिक तन्यता किस धातु में होती है। आप देखिए, तन्यता किसे कहते हैं, तन्यता कहते हैं
धातु का वह गुण जिसे पीट पीट कर पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है, उसे हम लोग कहते हैं तन्यता का गुण। तो तन्यता किस में होता है? एल्यूमिनियम, सिल्वर, सोना या फिर पोटेशियम। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोना में होता है सबसे अधिक तन्यता। याद रखिएगा 1 ग्राम सोना, सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर दूर तक आप लंबा तार खींच सकते हैं। ये फैक्ट की बात है कि सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर दूर तक तार को खींचा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। तो 10 में दे रखा है एक ऐसी आधातु जो कि चमकीली होती है। सबसे चमकीली आधातु का नाम? हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयोडीन सबसे चमकीली आधातु होती है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है एक ऐसी आधातु जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। आधातु पूछ रहा है जो कि कमरे के ताप पर, आधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में। देखिए आधातु या तो अधिकतर आधातु जो होते हैं वो ठोस या तो गैस अवस्था में होते हैं, लेकिन एक ऐसा आधातु का नाम बताना जो कि द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी आधातु जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है धातु उष्मा और विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है, कुचालक होती है, अर्धचालक होती है या फिर हीन चालक होती है? तो इसके लिए आपका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धातु उष्मा और विद्युत दोनों की क्या होती है? सुचालक होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है एक ऐसी धातु जो कि कमरे के ताप पर, देखिए इसमें दे रखा था 11 में कि आधातु जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। अब 13 में है कि धातु के बारे में बताना है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। तो क्या होगा? इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर ये पारा हो जाएगा। ठीक है, 13 का ऑप्शन नंबर ये। ट्रिक से याद रखिएगा, धप्पा, धा से आग आपका हो गया धातु और पा से हो गया पारा। क्वेश्चन नंबर 14 है एक ऐसी आधातु जो कि क्या होती है? काफ़ी कठोर होती है। कठोर वाली आधातु का नाम बताना है। क्लोरीन ये कठोर नहीं होती, सल्फर भी कठोर नहीं होती, ग्रेफाइट उतना कठोर नहीं होती, सबसे ज़्यादा कठोर होती है आपका हीरा। चमकीली भी होती है ये। क्वेश्चन नंबर 15 एक ऐसी धातु जो हथेली पर रखने से ही क्या होने लगता है? गलने लगता है। अब देखिए जनरली धातुओं का गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है, लेकिन एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है कि एक ऐसा धातु, एक आध दो ऐसे भी धातु हैं जिसे आप हथेली पर रखेंगे तो हथेली की गर्मी से ही वो क्या हो जाएगा? आपका गलने लगेगा। तो कौन सा हो जाएगा? ट्रिक से याद रखिएगा, गलने लगता मतलब आने की गैलियम। 15 का ऑप्शन नंबर सी, गैलियम। एक होता है सीजियम भी बहुत जल्दी ही गल जाता है, गैलियम, सीजियम। क्वेश्चन नंबर 16 एक ऐसी धातु जो विद्युत का हीन चालक होती है। हीन चालक मतलब आने की कम चालक, उसमें करंट बहुत कम ही पास होता है। पारा, सोडियम, पोटेशियम, सीसा। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीसा। सीसा विद्युत का सबसे हीन चालक माना जाता है। शीशे के अंदर में करंट बहुत ही कम पास होता है। क्वेश्चन नंबर 17 धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? धातु ऑक्साइड की प्रकृति किस प्रकार का होता है? अम्लीय, क्षारीय, लवणीय, कोई नहीं। देखिए इसमें मैंने पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ दे रखा है। क्लास 8 का जो भी एनसीईआरटी बुक है उस एनसीईआरटी बुक से एक एक पॉइंट से मैंने क्वेश्चन उठा रखा है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो आप इस सीरीज को कंप्लीट कर लीजिए, बाकी आपका एग्जाम ऐसे ही निकल जाएगा। धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, लवणीय या फिर कोई नहीं। तो याद रखिएगा जितने भी धातु ऑक्साइड होते हैं उसकी प्रकृति कैसी होती है? आपका क्षारीय होती है। क्षारीय क्यों होती है? एज एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं तो जैसे कि मान लेते हैं धातु ऑक्साइड, धातु हो गया, यहाँ पर धातु ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड हो गया, इसको अगर H2O से रिएक्शन करवाइएगा तो बनेगा आपका NaOH, जो कि आपका किसकी कैटेगरी में आता है? OH आ गया, मतलब क्षार की कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है कि इनमें से कौन सा धातु वायु के साथ धीमी अभिक्रिया करता है? देखिए धातुओं का रासायनिक गुणधर्म में आपको पढ़ाया गया होगा, आपने पढ़ रखा होगा कि जितने भी धातु होते हैं वो धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन सभी धातु ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। कुछ कुछ धातु होते हैं जो ऑक्सीजन से धीमी अभिक्रिया करते हैं, तो उनमें से छांटना है। सोडियम तो तेजी से अभिक्रिया करता है, पोटेशियम भी तेजी से अभिक्रिया करता है, कैल्शियम भी तेजी से अभिक्रिया करता है। आपका लोहा, जो कि लोहे में आप लोग देखे होंगे जंग लग जाता है, जैसे कि ये हो गया लोहा, लोहा के ऊपर में कुछ इस प्रकार का ब्राउन कलर का जंग लग जाता है। तो क्यों होता है? क्योंकि वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। तो ये जो अभिक्रिया होती है बहुत ही धीमी अभिक्रिया होती है। तो आपका 18 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो किस रंग का प्रकाश उत्सर्जित होता है। देखिए मैग्नीशियम तो आपका क्या ठहरा, धातु। ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, अभी बताया था कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, तो यानी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है तो किस रंग का प्रकाश उत्सर्जित होता है, लाल, काला, सफ़ेद, हरा। तो देखिए जब भी मैग्नीशियम रिबन को आप इस प्रकार से जलाइएगा, इसमें आग लगेगा तो हमेशा सफ़ेद रंग की रोशनी निकलती है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 19 का। क्वेश्चन नंबर 20, धातु ऑक्साइड का लाल लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए ये भी आपका दे रखा है एनसीईआरटी बुक में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पूरा निचोड़ है एनसीईआरटी का, बस आप इस सीरीज को कंप्लीट कर लो, बाकी आपका नंबर यूं ही उठ जाएगा। तो धातु ऑक्साइड का जो लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो सबसे पहले धातु ऑक्साइड का प्रकृति कैसा होता है, धातु ऑक्साइड का प्रकृति होता है क्षारीय। अब लिटमस पेपर दो प्रकार का आता है, एक लाल लिटमस पेपर आता है और एक आता है नीला लिटमस पेपर। तो इन दोनों में से ही आपको लगाना है पता, तो अभी मैं बता दे रहा हूँ आपको ट्रिक। ये जो आपका ट्रिक है उस ट्रिक का नाम है, याद रखिएगा, अनिल। ट्रिक का नाम क्या है आपका, अनिल। आ से अम्ल, नी से नीला और ला से लाल। मतलब अम्ल क्या करेगा, नीला लिटमस को लाल में बदल देगा, जबकि क्षार क्या करेगा, क्षार के लिए ट्रिक याद रखिएगा, छलिनी। अम्ल के लिए अनिल और क्षार के लिए छलिनी। छा से क्षारक, ला से लाल और नी से नीला। यानी कि क्षारक क्या करेगा, लाल लिटमस को नीला बदल देगा। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, लाल लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यानी कि क्षारक क्या करता है धातु ऑक्साइड का लाल लिटमस पर, तो धातु ऑक्साइड का प्रकृति क्या होता है, क्षारीय, यानी कि छलनी वाला में जाएंगे। तो लिटमस पत्र पर क्या करेगा, ये लाल को नीला कर देगा, तो लाल को हरा कर देता है, ये नहीं होगा, या नीला को लाल नहीं है, या लाल लिटमस को नीला कर देता, हाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, धातु जल से अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करते हैं। जितने भी धातु होते हैं जैसे कि सोडियम, सोडियम जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो धातु जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न करते हैं। तो इसके लिए जो इक्वेशन बनेगा धातु हाइड्रोक्साइड, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में आपका हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न होगा। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है धातु हाइड्रोक्साइड, नहीं सिर्फ धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है क्या, नहीं, धातु हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी। सिर्फ धातु ऑक्साइड, ये भी नहीं, धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कुछ नहीं, ये भी नहीं होगा, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करते हैं। जितने भी धातु होते हैं वो अम्ल से अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करते हैं, धातु की जगह पर सोडियम मैंने ले लिया और अम्ल की जगह पर HCl। तो देखिए धातु जो है सोडियम से अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न अम्ल से अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड, लवण उत्पन्न करते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस। अगर किसी में आपको H मिलता है तो समझिएगा अम्ल है, और किसी में अगर आपको OH मिलता है तो समझिएगा वो क्षारक है, और जिसमें आपको H भी ना मिले, OH भी ना मिले, तो समझ जाइएगा कि क्या हो जाएगा, आपका लवण हो जाएगा। ठीक है, ये क्लास 8 के लिए वैलिड है। तो यहाँ पर आपका देखिए इस NaCl में आपका ना तो H है ना तो OH है, मतलब ये क्या हो गया, लवण, और साथ में कौन सा गैस बना, हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन ये है लवण, सिर्फ लवण बनता है क्या, नहीं। ऑप्शन बी लवण और हाइड्रोजन गैस, जी हाँ यही बनता है। केवल हाइड्रोजन गैस नहीं, अभिक्रिया नहीं करता, ऐसा बात नहीं है, अभिक्रिया कर रहा है, साथ में लवण भी बना रहा है और हाइड्रोजन गैस भी बना रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। 23 दे रखा है आपका कि अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। देखिए धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय, उसी प्रकार से अधातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या हो जाएगी, आपका अम्लीय हो जाएगी। 23 का आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आपको कैसे पता चला, तो जब CO2 अधातु ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आपका अधातु ऑक्साइड हुआ, तो ये जो अधातु ऑक्साइड को जब जल से भी क्रिया कराया जाता है ना, तब जाकर के आपका बनता है H2CO3। अभी याद कीजिए मैंने आपको बता रखा था कि H आता है तो इसका मतलब क्या समझिएगा कि उसमें किसका मात्रा होता है, अम्ल का मात्रा होता है, यानी कि अम्लीय। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। 23 का आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक ऐसी अधातु जो ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। अधातु जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया तेजी से करती है, जनरली तो अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं लेकिन धीमे करते हैं, लेकिन तेजी से अभिक्रिया करते हैं। और साथ में एक ऐसा अधातु क्वेश्चन पूछ रखा है जो कि ऑक्सीजन से तेजी से अभिक्रिया करती है, और याद रखिएगा ये क्या करता है, जलने भी लगता है, जल जाता है तुरंत।
तो हाइड्रोजन ये नहीं होगा, तेजी से विक्रिया उतना नहीं करता है। क्लोरीन ये भी नहीं होगा, सल्फर ये भी नहीं होगा। फास्फोरस आपका जो होगा स्वतः दहन का भी एग्जाम्पल है, यानी कि तेजी से विक्रिया करती है। हाइड्रोजन स्वतः दहन का एग्जाम्पल नहीं है, इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक्सरे में किस धातु का उपयोग किया जाता है। कई लोग एक्सरे करवाते हैं, कुछ उसका जैसे कि कोई गड़बड़ी हो जाता है, हाथ पैर टूट गया, तो क्या करवाते हैं वो एक्सरे करवाते हैं। तो उस एक्सरे में किस धातु का उपयोग किया जाता है, लेड यानी शीशा का, या फिर सोडियम का, या फिर सीजियम का, या फिर कैल्शियम का। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, शीशा का उपयोग किया जाता है, लेड का उपयोग करा जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, खाद्य पदार्थों को ढकने के लिए पन्नी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, जब आप दुकान वगैरह जाते होंगे और बोलते होंगे कि सामान को आप कर दीजिए पार्सल, तो उसमें सफ़ेद कलर का आपको पन्नी चढ़ा करके देता होगा। तो किसका पन्नी रहता है, सो क्वेश्चन पूछा है। कैल्शियम का रहता है, एल्यूमिनियम का रहता है, मैग्नीशियम का रहता है, या फिर सिल्वर का। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये जो रहता है आपका एल्यूमिनियम का रहता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी एक धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाना यानी कि निक्षेपित करना क्या कहलाता है। एक धातु है, कोई एक धातु मान लेते हैं, ये हो गया। अब इस धातु के ऊपर में मैं चाह रहा हूँ कि बगल से मैं दूसरे धातु की परत चढ़ा दूँ, दूसरे धातुओं की परत चढ़ा दूँ, ठीक है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दूसरे धातु के परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत लेपन, गैल्वेनीकरण, ऊर्ध्वापातित, या फिर कोई नहीं। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये ही हो जाएगा, विद्युत लेपन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, साइकिल के हैंडल पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता होगा। जनरली आप लोग स्टूडेंट्स देखे होंगे, साइकिल का जो हैंडल रहता है उसके हैंडल पर वाइट कलर का देखे होंगे रंग चढ़ा रहता है। तो किस धातु का रहता है, सोडियम, पोटेशियम, क्रोमियम, या फिर सिल्वर। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रोमियम। तो साइकिल के हैंडल पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है, क्रोमियम का विद्युत लेपन करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, लोहे के पुल को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। जो लोहे का पुल है उसे जंग से बचाने के लिए, ठीक है, यानी कि लोहा, क्योंकि पुल बना रहता है किसका, लोहा का, तो उस लोहे के ऊपर में जंग ना लगे, यानी कि वो संक्षारित ना हो, तो उसके लिए आप किस धातु का विद्युत लेपन करेंगे, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, पोटेशियम। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिंक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं, जल की सफाई में किस आधातु का उपयोग किया जाता है। देखिए, जो जल का हम लोग शुद्धिकरण करते हैं, जो जल गंदा हो जाता है तो उस जल को पीने लायक बनाते हैं, तो उसमें किस आधातु का उपयोग किया जाता है, क्लोरीन का, सल्फर का, ब्रोमीन का, या फिर हाइड्रोजन का। तो याद रखिएगा, क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग किया जाता है किसके निर्माण में, CaOCl2, आप लोग क्लास 10th में पढ़िएगा, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। और यही डाल करके, ब्लीचिंग पाउडर को डाल करके ही जल को क्या किया जाता है, स्वच्छ बनाया जाता है। तो जल के सफाई में, जल को स्वच्छता में किस आधातु का उपयोग किया जाता है, क्लोरीन का। 30 का आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, गैस बैलून को भरने में किसका उपयोग किया जाता है। जो बैलून है, तो बैलून को जो हम लोग फुलाते हैं, तो उसमें इस प्रकार से बैलून फूल रहा है, तो उसमें किसका, कौन सा गैस भरा जाता है, हीलियम, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो याद रखिएगा, उसमें हीलियम गैस को भरा जाता है ताकि वो फूल सके। हाइड्रोजन को क्यों नहीं भरा जा सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन थोड़ा सा दहनशील होता है, इस कारण से हम लोग हीलियम को ही भरा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, शरीर के अंगों को संरक्षित रखने में किस आधातु का उपयोग किया जाता है। देखिए, क्या होता है कि जब कोई इंसान का डेथ हो जाता है तो उसके बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए, या तो जब कोई इंसान अपने कोई भी पार्ट्स को डोनेट करता है तो उसके पार्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए एक आधातु का उपयोग किया जाता है ताकि उसका पार्ट्स खराब ना हो। तो उस आधातु का नाम बताना है, हीलियम, नाइट्रोजन, आर्गन, पोटेशियम। तो उस आधातु का नाम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है अंगों को संरक्षित रखने के लिए ताकि कोई भी पार्ट्स खराब ना हो। क्वेश्चन नंबर 33, विद्युत ट्यूबलाइट में किसका उपयोग किया जाता है। जो ट्यूबलाइट होता है, जनरली घरों में ट्यूबलाइट हम लोग देखते हैं, उसमें किसका उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए आप लोग याद रखिएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, या फिर पोटेशियम। आपका जो है कि विद्युत ट्यूबलाइट में किस आधातु का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा उसमें किया जाता है आपका नियॉन का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 34 है, विद्युत बल्ब में किस आधातु का उपयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब में
आर्गन, हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन। तो ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक का टुकड़ा डालने पर क्या होता है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, इसके ऊपर में जिंक का टुकड़ा डालेंगे तो क्या होगा। तो देखिए जिंक आपका धातु हो गया, ये हो गया अम्ल। तो धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर बोल रहा है हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है, नाइट्रोजन गैस उत्पन्न होती है या फिर अभिक्रिया नहीं करती। तो ये तीनों आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, जो कि यहाँ पर मैंने भी बता रखा है। चलिए क्वेश्चन का सीरीज होता है यहाँ पर ख़त्म। होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में।